अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद न्यू टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन पैगाम रमदान और मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और अच्छी सेहत में होंगे। अपना और अपने पेट का जनाब दोनों का आप बड़ा ख्याल रख रहे होंगे। फरीद, रोज़ा लगना शुरू हुआ कुछ आपको अभी या खुशबू जो आ रही है ना उसके बाद तो होना शुरू हो जाता है, लेकिन बहरहाल अब तो 13 रोजे हो गए ना भैया। अप्रोक्सीमेटली वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द रमदान। तो यूज्ड टू हो चुके हैं उसके, या आप जरा यूज्ड टू हो गए। 10 दिन में, एक हफ्ते में थोड़ी सी रूटीन आपकी बनती है और उसके बाद जो है वो किस तरीके से लाहौर जो है वो कैसे ट्रीट कर रहा है आपको। और लाहौर तो मुझे हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा यहाँ होता हूँ, ना सिर्फ लाहौर की यहाँ के दोस्त ये सब लोग बहुत अच्छे। क्या बात सबसे अच्छी लगती है लाहौर की आपको? मोहब्बत, प्यार, खाने, यहाँ की एनवायरनमेंट, सबसे ज्यादा जो है वो ग्रीनरी, ट्रीज एटलीस्ट हैं, ग्रीन एनवायरनमेंट है, लोग बड़े प्यार करने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले, खानों की खास तौर पे। अब चूंकि इस वक्त कोविड चल रहा है, वरना तो बहुत किचन में पूरी कर लेते हैं। वो यहाँ पूरी कर लेते, वरना कोई ना कोई दोस्त हमारे यहीं के, क्योंकि माशाल्लाह से इतने दोस्त हैं सारे, उनमें से कोई ना कोई होता है कि आज यहाँ चलेंगे, आज हमारे साथ यहाँ चलें, तो वो चीजें। लेकिन उनकी आप जाने के बाद मिस करने वाले हैं लाहौर को। मैं लाहौर वैसे बहुत मिस करता हूँ। अच्छा जी, तारुफ करा दें हमारे मेहमान का, जिस तरह से रोज गेस्ट होते हैं, तो फरीद तारुफ करवाइए आप। जनाब बिल्कुल, हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे फ्रंट लाइन हीरो। अगर हम वैसे कोविड-19 की बात करें, हम अगर वैसे बात करें, अगर हम अपनी तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसमें बात करें, तो दीज आर द पीपल हु आर आवर हीरोज, आर रियल हीरोज, जो फ्रंट लाइन के ऊपर हैं। और कोई नहीं है हमारे साथ, एसएसपी ऑपरेशंस मौजूद हैं, फैसल शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं फैसल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं माशाल्लाह। आप एसपी मॉडल टाउन भी रहे हैं, इसके अलावा मैं आपसे पूछा था डीपीओ भी रहे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, तो किस तरीके से वैसे बाई चॉइस थी कि यानी इस प्रोफेशन में आना, या फिर क्या हुआ जो इस प्रोफेशन को ऑप्ट किया? जी, मैं तो पुलिस को मैंने बाय चॉइस ज्वाइन किया। आई स्कोर्ड 11th पोजीशन जब सीएसएस का मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे लिए ऑप्शंस थी, मैं किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकता था, लेकिन पुलिस मेरी फर्स्ट चॉइस थी और मैंने पुलिस को ही ज्वाइन किया। जहाँ तक मेरी चॉइस की बात है, तो मुझे ये लगता है कि मैं अपनी क्वालिटीज़ को ज़्यादा बेहतर इस प्रोफेशन में यूज़ कर सकता हूँ, ज़्यादा अच्छे तरीके से मुल्क कौम की खिदमत कर सकता हूँ इस प्रोफेशन में रह के। तो ये इस वजह से फिर मैंने इसको चूज़ किया। बिल्कुल क्लियर था, जिस तरह फरीद थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले गए हैं, तो मेमोरीज को जरा किस तरह के स्टूडेंट थे, क्या शेयर किया करते थे। जिस तरह बच्चों को पेरेंट्स हमेशा बताते हैं ना कि बेटा डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, तो क्या वो क्लैरिटी तब वो थी या बाद में जाके एहसास हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बुनियादी तौर पर स्पोर्ट्समैन था, ज़्यादा रुझान पढ़ाई की तरफ नहीं था। गेम्स में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था और यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे मैं मुख्तलिफ टीम्स का हिस्सा भी रहा। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, एवरी गेम बहुत ज़्यादा। मेरी तो नानी कहती थी हमेशा से कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। तो आपको ये वाली चीज़ सुनने को मिलती थी? नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ डांट तक बात नहीं रहती थी, उससे आगे बढ़ जाती थी, पिटाई भी लगी जी। तो लेकिन ये है कि बस वो खेलते खेलते ही जो है वो साथ पढ़ाई भी की। फिर कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी की इंटरनेशनल रिलेशंस में। उसके बाद फिर मुझे तो अच्छी बात है, आप कायदियन भी हैं जी। उसके बाद फिर मैंने सीएसएस किया 2008 में। हाँ। तो मिजाज आपका है वो, जिस तरह हम वो कहते हैं ना, वो पुलसिया मिजाज है, क्योंकि हमारा भी जितना अक्सर इंटरेक्शन जब रहता है तो वैसी बात मुझे कोई दिख नहीं रही। मुस्कुराहट है चेहरे पे, सख्ती नहीं है, नरमी है, तोन भी नहीं है। तो हमारी पुलिस की तो ये बातें हम सुनते रहते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी पूरी कौम को इस मिजाज की अभी ज़रूरत है। जिस तरह की डिप्रेशन और जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें एक मुस्कुराता चेहरा और एक अच्छी बात सदका जारिया है। आप किसी भी शख्स से मुखातिब हो, किसी से भी बात करें, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो हो सकता है उसकी आधी परेशानी को कम कर दे। तो मेरा तो ये मानना है कि पुलिस चूँकि फ्रंट लाइन पे होती है, तो हमारे हर जवान की बॉडी लैंग्वेज, हर जवान का चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। हम कोशिश भी यही करते हैं, लेकिन उसमें वो जो करख्तगी जिसको आप पॉइंट आउट कर रही हैं, असल में वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा होते हैं, फिर हम लोगों से इंटरेक्शन, अच्छे बुरे वाकयात फिर होते रहते हैं। फिर एक अनफॉर्चुनेट बात ये है कि इस प्रोफेशन में हम मुआशरे के उन लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं कि जिनको हम क्रिमिनल्स कह के बुलाते हैं, जो कि जिनकी तस्हीह के लिए बेसिकली है। तो उनसे डील कर करके आप के मिजाज में एक खास किस्म की करख्तगी आ जाती है, जिससे आप और हर चीज को आप शक की निगाह से करख्तगी और वो शक घर जाता है
कभी ऐसा होता है मतलब पर्सनालिटी इस तरह फोर्सेस के लोगों से जब भी हम मिलते हैं तो उनकी लाइफ का जो डिसिप्लिन होता है, बीवियां पेरेंट्स बड़े के यार भाई ये बाहर ही रहा करो घर में नहीं, तो चूंकि आप बाहर डील कर रहे होते हैं वही वाली आपकी बात के क्रिमिनल्स को भी, तो क्या वो पर्सनालिटी घर में जाके चेंज होती है या वो जो होती है वही निकल कर आती है? मैं ज़ाती तौर पे तो जी ऑल टुगेदर घर जाके चेंज हो जाता हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ, उनके साथ कार्टून्स बनाता हूँ, उनकी बुक्स को देखता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारा जाए, फैमिली को टाइम दिया जाए, जो कि बड़ा कम मौका मिलता है। जो भी दिन में मैं अगर बताऊं कि 2 से 3 घंटे मैं अपने बच्चों के साथ गुजार पाता हूं, जब मैं अक्सर जाता हूं वो सोए हुए होते हैं, जब मैं सुबह उठता हूं तब भी वो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। लेकिन जितनी भी मुलाकात होती है उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि तमाम परेशानियां, तमाम चीज़ें घर से बाहर रहें और घर में आप उनको वो सारी चीज़ें दें कि जिससे उनकी नशोनुमा एक ऐसे इंसान के तौर पे हो जो एक बड़ा ही हेल्दी सोचने वाला इंसान हो, जो बड़ा ही पॉजिटिव इंसान हो। इसके साथ और भी है, क्या हम जरा किचन की तरफ भी आएंगे, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में वो ये कि अभी जो बात हो रही थी हमारी कि आप जैसे माशाल्लाह से और यूथ यंगस्टर्स जितने भी हैं माशाल्लाह से गुड लुकिंग चीज़ें और पढ़े लिखे लोग, जब आप उस जगह पे उस पोजीशन पर आते हैं तो आपको अल्लाह ताला ने उन लोगों में से चुना होता है जो कि आप उन चीज़ों को पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। आपको रियासत, आपको स्टेट जो है वो पावर्स देती है। अभी तक वो जो मिजाज है उस तरीके का जो लोअर, उसके ऊपर हम देखते हैं कि बड़ी कोशिशें करते हैं कि पुलिस एहलकार जो ख़ास तौर पे वो उस रवैये को इख्तियार कर ले या चीज़ें कर लें, वो पॉजिटिविटी उस लेवल पे हमें क्यों नहीं नज़र आ पाती है? अच्छा, इसमें आपके सवाल में 2 पहलू है जो मैं देख रहा हूँ। सबसे पहला पहलू तो ये है कि मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है और मेरे साथ और भी जितने कलीग्स हैं कि जितने भी ओहदे अल्लाह की तरफ से अता किए जाते हैं उसमें उस इंसान की काबिलियत से ज़्यादा उसके नसीब का अमल दखल होता है। मेरा ये मानना है कि मैं बहुत सारे लोगों को अपने से ज़्यादा काबिल पाता हूँ, लेकिन मैं इसको अल्लाह की अता समझता हूँ कि अगर उसने मुझे ये ओहदा दिया, इस पर मेरी कोई ऐसी मैं कहूँ कि मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक बड़ा ही आम आदमी हूँ। उसकी अता है कि उसने यहाँ पहुँचा दिया। दूसरी बात, आप अगर मेरे सबॉर्डिनेट्स की बात करें कि जिनकी तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे उनके वर्किंग आवर्स, आप यकीन नहीं करेंगे कि 12 से 14 घंटे हमारा जवान नौकरी करता है। हफ्ते में उसको 1 दिन छुट्टी की इजाज़त होती है। अब जब वो 12 घंटे वो ड्यूटी कर रहा है तो 1 घंटा उसके आने से पहले, 1 घंटा उसके जाने के बाद आप ऐड कर लें तो 14 घंटे हो गई, 14 से 15 घंटे। फिर उसने जाके रेस्ट करना है, फिर उसने खाना कहाँ से खाना है, खाना उसने पकाना है, बाजार से खाना है, उसकी लॉन्ड्री का क्या होना है, ये सारी चीज़ें ये ऐड ऑन करती हैं। फिर जितनी तनख्वाह उनको मिल रही है, अब आप देखें, इट इज़ वेरी मिनिमम। देखें अब 30,000 रुपए के अंदर, 32,000 रुपए के अंदर, 35,000 रुपए के अंदर आप आज के हालात के अंदर जो बने हुए हैं उसमें देखें कि वो किस तरह से अपनी इन ड्यूटी आवर्स के साथ अगर वो इतनी तनख्वाह लेके गुजारा कर रहा है। फिर बच्चे होते हैं, बच्चों के अपने मसाइल होते हैं, फिर घरेलू परेशानियाँ, वो सारी चीज़ें जब ऐड ऑन होती हैं तो उनके मिजाज के अंदर एक ख़ास किस्म की चीज़ आ जाती है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको नॉर्मलाइज करें, उनको ये जो एक ख़ास किस्म का जो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर वो अपनी पर्सनालिटी के अंदर ये चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं, वो ना कर सकें। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। और कि जब घर पे जाते हैं, अपने सबॉर्डिनेट से मिलते हैं, तो वो मिजाज की तब्दीली यूजुअली जब लोग घरों में जाते हैं तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि वो कहते हैं यार थके हुए हैं, परेशान है, या वो दफ्तर की चीज़ें। मेरे ख्याल से हम तमाम लोगों को अपने आप में ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम लोग अपनी फैमिली टाइम करें या अपने जूनियर से मिलें तो हम लोगों को अपना मिजाज, अपनी शख्सियत में वो निखार वो रखना चाहिए, उसकी खूबसूरती रखनी चाहिए। हमें यही है, आपको बैलेंस ही यही है ना जिंदगी के अंदर कि अगर ये अपने ऑफिस के या मैं अपने ऑफिस के मामलात घर के अंदर या आप करें तो इट्स टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो आपको उसी अपने रोल में अपने आप को एडजस्ट करने की जरूरत है। किचन की तरफ चलें जरा। हमारे पास अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नबिया। बड़ी अच्छी आ रही भाई फरीद आज तो किचन से। हम फैसल साहब से भी वैसे पूछेंगे, क्या ये हो सकता है कि जिस तरह भी आप गुस्से की बात कर रहे थे या प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि किचन में आके तो कोई किसी किस्म का गुस्सा नहीं रहना चाहिए। अच्छा, खवातीन तो वैसे अक्सर कहती सारा दिन मैं किचन में काम करती रही, मुझे गुस्सा इसी बात का है। अगर आपको गुस्सा बहुत आ रहा है तो मैं ये कहती हूँ कि आप कुछ हरी मिर्च चॉप कर लें, अच्छे से चॉप कर लें, थोड़ा गुस्सा अपना निकाल लें, किसी शख्स को चॉप करें बजाय हरी मिर्च आप किसी और को चॉप करें। आप हरी मिर्च चॉप कर लें, टमाटर चॉप कर लें। अच्छा, मैं आपकी बात को आपको रोक रहा हूँ। यहाँ पे फैसल साहब यहाँ पे मौजूद है, SSP ऑपरेशंस लाहौर है। आप खुद भी लाहौर में कम्यूट करते हुए कभी पुलिस के साथ कोई वाकया, कोई ऐसी चीज आपकी वैसे क्या तजुर्बा रहा है? मैं सबसे पहले ये कहूंगी जी, हमें जो रवैया मैं देखती हूँ नॉर्मली लोगों का बड़ा रूड होता है समटाइम्स। आपको किसी नाके पे रोक लेते हैं, आप रुकना ही नहीं चाहते,
اور پھر آپ شیشہ نیچے کر کے آپ اپنا روب جماتے ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے روکا کیوں, آپ ان کی ہیلپ نہیں کرتے. آپ دیکھیں اتنی گرمی, اتنی دھوپ میں جہاں آپ کا 1 منٹ کھڑے ہونے کو دل نہیں کر رہا, تو جو شخص وہاں پہ ڈیوٹی دے رہا ہے 9, 10, 12 گھنٹے کی, تو اس کی کتنی ہمت ہے. تو سلوٹ کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو باہر ڈیوٹیز دیتے ہیں ہمارے تحفظ کے لیے, اور اسی لیے ہم گھروں میں سکون سے رہتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے اور آنر کرنا چاہیے جی, ان کی وجہ سے ہم لوگ سیف ہیں. اچھا فیصل صاحب سے بھی کوئی انسیڈنٹ ہم پوچھیں گے, کوئی عوامی انسیڈنٹ کوئی مزیدار رہا ہو تو وہ آپ ضرور شیئر کیجیے گا. ہما بن کیا رہا ہے آج کچن میں؟ اچھا نبیہ, آج ویسے آپ نے کوئی قسم کھائی ہوئی ہے کہ آپ ہمارا روز دل للچائیں گی اور میری ڈائٹ کو آپ خراب کریں گی, اور کیا چاہتی ہیں آپ کی ڈائٹ کو کچھ نہیں ہونا, یقین کریں یہ فرید آج 13 روزے کے بعد مان گئے کچھ بھی نہیں ہونا. مجھے اتنا پتہ چل گیا کہ آپ کی ڈائٹ کا آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. نبیہ یہی محبت اور یہی رویے کی بات جو میں ابھی کر رہی تھی, تو وہی رویہ اور محبت میری آپ کے لیے کہ میں روز کوشش کرتی ہوں کہ آپ کچھ چکھ لیں, لیکن آپ آنکھوں سے چکھ لیتی ہیں, اور آپ نے وہ بات پوری کر دی ہے کہ سب سے پہلے آنکھیں کھاتی ہیں. لیکن یہ جتنی آپ محبت ڈال رہی ہیں نا, یہ جو محبت کا انگریڈینٹ ڈل رہا ہے مسلسل روز, تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج مجھے یہ قسم اپنی توڑنی پڑے گی. نہیں, آج بھی نہیں توڑیں گے ہم, 15ویں روزے کے بعد نبیہ ایک دن توڑیں گے. ڈن ہو گیا, پکانے بنیں گے بس پھر اس دن وہ پرانے والے. ٹھیک ہے, اچھا جی بریک پر ہم نے جانا ہے, تو بریک سے جب واپس آئیں گے تو پراپر ریسپی بھی لیں گے, کچن کا رخ بھی کریں گے, فیصل صاحب سے مزید بات چیت ہوگی, تو جی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. پیغام رمضان نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن, اور جس طریقے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کچن میں آنے سے پہلے یہ مسٹ ہے, اور ویسے بھی آپ نے اپنے ہاتھوں کو ڈیٹول سے 20 سیکنڈز تک واش کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دی WHO کووڈ-19 پریونٹیو میجرز اگر آپ لیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ سینیٹائز بھی اس کو مسٹ کریں گے تاکہ اس سے آپ محفوظ رہ سکیں. جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ آپ پریکٹس کر رہے ہوں گے, لیکن ڈیٹول سب سے بہترین ہے اپنے ہاتھوں کو واش کرنے کے لیے. کچن سیگمنٹ ہمارا ہے, ہم آ چکے ہیں, اور SSV صاحب کو بھی ہم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں. ذرا سا کچن میں ان سے گپ شپ ہوگی, ذرا لائٹر نوٹ کے اوپر ان کو کیا پسند ہے, کھانے میں کیا پسند ہے, اور جو چیزیں بن رہی ہیں نبیہ وہ بن رہی ہیں ہمارے پاس میزان میں. بالکل میزان میں ہما فرائی کر رہی ہیں, اور اس لیے اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی ہم سب کو کہ ہم نے کہا بھئی کچن میں تو جانا بنتا ہے, اور میزان میں چونکہ جو چیزیں بنتی ہے وہ اچھی لگتی ہے, صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے. ساتھ ساتھ ہمارے پاس جامع شیری بھی ہے جو کہ افطار جس کے بغیر نامکمل ہے, اور جامع شیری کا اسپرنگلے واٹر جو ہے جو آپ کی ہائیڈریشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے رمضان میں. اور بازار کی پانی کی چوائس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو اس میں اسپرنگلے آپ کے پاس جی نمبر 1 چوائس ہے, تو اس کو آپ لوگ ضرور اپنائیے. فیصل صاحب سے پوچھ رہے کہ ان کو ویسے کھانے میں کیا کیا پسند ہے, کیا کیا چیزیں. ویسے میں نے ان سے بریک پہ پوچھا تھا کہ کوکنگ کوئی اتفاق بھی نہیں ہوا, ایسی بات ایسا ہی ہے جی, بالکل کوکنگ کا اتفاق نہیں ہوا, لیکن مجھے دیسی فوڈ زیادہ پسند ہے, اور اس میں بھی ویجیٹیبلز اور میٹ مکس میں, مطلب بھنڈی گوشت, کریلے گوشت, اور اس طرح ہاں دیسی جتنا بھی فوڈ ہے, باربیکیو, وہ سارا پسند ہے. تو آج ہمارے پاس ویسے یہ کلب سینڈوچز بننے کو پسند ہے, کلب سینڈوچز سے ریفریشر کے طور پر. بالکل پرفیکٹ ہے. تو ریسیپی بھی لے لیتے ہیں ہما سے کہ کس طریقے سے بنا رہی ہوں. کلب سینڈوچ کے لیے نبیہ چکن جو ہے میں نے کوک کر لیا تھا, فلے میں شیپ میں آپ نے چکن بریسٹ لینی ہے, اس کو آپ نے کاٹ لینا ہے, اس کو میرینیٹ کر لینا ہے مسٹرڈ کے ساتھ, سالٹ اینڈ پیپر, لیمن جوس, اور تھوڑا سا آئل لگا کے آپ اس کو گرل کر لیں, بیک کر لیں, یا توے کے اوپر پکا لیں. اس کے بعد بریڈ کے 3 سلائسز لینے ہیں جی. کاکٹیل ساس میں نے بنائی ہے, اس کے اندر مایونیز ڈالنی ہے آپ نے, ہاٹ ساس جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں, کیچپ ڈال سکتے ہیں, پیپریکا تھوڑا سا ڈال لیں, اس کو اچھے سے مکس کر لیں. سلائسز کے اوپر یہ لگائیں گے تاکہ بائنڈنگ جو ہے, کیونکہ ویجیٹیبلز جو ہے اس میں ہم آئس برگ استعمال کریں, ٹماٹر استعمال کریں, ساتھ میں چکن ہوگا جو یہ والا ہے, ایک لیئر کے اوپر ہم یہ ویجیٹیبلز اور چکن لگا لیں گے. دوسری لیئر کے اوپر جو ہے ہم ایگ جو ہے وہ میں نے فل فرائیڈ کر لیا تھا, اور اس کے اوپر چیز جو ہے لگا لی تھی, اور ایک جو ہے ہم دوسری یہ سینڈوچ کے اوپر ایک سلائس رکھنے کے بعد ہم ایگ اور چیز والا جو ہے ایگ وہ رکھیں گے. اس کے بعد پھر سے جو ہے یہ سپریڈ لگی ہوئی وہ ہم بائنڈ کر دیں گے, اس کو کاٹ لیں گے 1/4 میں جس طرح میں نے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ لگا رہی ہیں اس پہ ملٹیپل لیئرز جس طریقے سے, لیکن ذرا سا میں یہ بھی پوچھ لوں, فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جب کسی جگہ پہ جو اس طرح کی کوئی سچویشن آ جاتی ہے, خاص طور پہ کووڈ-19 اس وقت چل رہا ہے, یا کوئی ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے, تو اسی طریقے سے جس طرح ہم کارڈن کرتے ہیں یا ناکے کہتے ہیں, وہ بھی تو بڑے لیئرز میں لگتے ہیں, کس طریقے سے ویسے ہوتے ہیں, کیا طریقہ کار ہوتا ہے, کس طرح کی چیزیں اس میں آپ لوگ اس کی فیزیبلٹی اور کیسے پلاننگ کرتے ہیں؟ ایک تو جو چیلنج ہوتا ہے, جو
जिस चीज़ को हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो उसमें अगर मैं कोविड-19 की बात करूं तो अभी हमने जब लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे थे, जितनी लाहौर की मेन आर्टरीज थी, जितने अहम शाराएँ थी, उन तमाम को हमने अपनी चेक पोस्ट से लगा के हमने बिल्कुल बंद कर दिया था। लॉकडाउन की उसको लेके आए। फिर ग्रेजुअली आपको पता है, फिर उसमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम गए, हमने कुछ इंडस्ट्रीज़ को एग्जाम्पशन दी। तो फिर हमने जो अपने चेक पोस्टें थी उनको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया, रीएडजस्ट किया कि वो वाले लोग थे वो उसमें से गुजर सकें और बाकी लोगों को हम रेजिस्ट कर सकें। अभी भी जब हम आगे जा रहे हैं, डिसीजन आगे होने जा रहा है कि जी हमने इस लॉकडाउन को ग्रेजुअली खोलना है, तो उसमें भी फिर हम अपनी कुछ खबरें आना भी शुरू हो चुकी हैं हफ्ते का सैटरडे का बोला जा रहा है, तो होपफुली तो उसी तरह फिर अब अपना जो है अब आगे प्लान जो है वो ले डाउन अच्छा, किन किन मुश्किलात का सामना करना, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्राइसिस था पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया ने इसको देखा, तो कितनी मुश्किलात आई लोगों को वो डिसिप्लिन बताने में और फॉलो करवाने में? यकीनन बहुत मुश्किल काम होगा, हमने खुद भी ये ऑब्जर्व किया। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जिस मुल्क के शहरी खुद जिम्मेदार ना हो, वहाँ आप डंडे से हर चीज इन्फोर्स नहीं करवा सकते। ट्रू। यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारे शहरियों ने, जिम्मेदार शहरी होने का मेजॉरिटी ने सबूत नहीं दिया। उसमें आपने देखा होगा कि वो निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो उन्हें बता रहे हैं उस पर वो अमल नहीं कर रहे, जो उन्हें और चीज़ें जो हम गाइड करने के लिए बता रहे हैं वो उन पर अमल नहीं कर रहे। नतीजतन फिर ये हुआ कि आपने देखा केसेस बढ़े। हमें ये सबसे बड़ा मसला ये था कि जो हमारे फ्रंट लाइन पे जो लोग खड़े हुए थे पुलिस के, वो खुद इन्फेक्ट होना शुरू हो गए। अगर मैं आपसे अपने फिगर शेयर करूं तो अभी हमारे लाहौर पुलिस के काफ़ी सारे हमारे लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हो चुके हैं इस कोविड वायरस से। फिर सेकेंडली फिर ये हुआ कि हमारी जो ड्यूटी थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गई। कोविड के साथ साथ हमने देखें, अब सबसे पहले अगर मैं आपको, हमने कुछ एरियाज लॉकडाउन किए जहाँ पेशेंट्स इमर्ज हुए, वो 17 थे जहाँ हमने गलियाँ सारी सील कर दी। फिर जो बाहर से फ्लाइट्स आ रही हैं उन पे जितने लोग आ रहे हैं उनको हम इनिशियली 2 दिन के लिए क्वारंटीन करते हैं, उनके सैंपल्स लेके टेस्ट करवाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें 4-5 दिन बाद उन्हें रिलीज करते हैं। उन सारी फैसिलिटीज को हमने सिक्योर किया और वहां से लोगों ने भागने की भी कोशिश की। इंटरेस्टिंग, ये हमारे पास न्यूज़ आई है। अच्छा, ये इसको कैसे डील किया आपने कि जो भाग क्या कहते थे? अब देखें, अब तीसरी इसमें कैटेगरी है हॉस्पिटल में जो बिल्कुल इन्फेक्टेड हो, उसकी सिम्टम्स आ गई हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर नहीं है, सिम्टम्स आ गई हैं। 2 पेशेंट्स हम लेके आए, न्यू हॉस्पिटल में हमने एडमिट किए, उन पे सिक्योरिटी लगी, वो को नमाज का टाइम हुआ, वो स्लिप किया, उन्होंने सारे ढूंढना शुरू हो गए, पता चला वापस आए 2 घंटे, किधर गए थे पता चला नमाज पढ़ने गए थे, जुमे की नमाज बाजमात पढ़ के वापस आए। ठीक है। अब देखें, दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट कि आप खुद इन्फेक्टेड हैं, आप सिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं, आपका पता चल गया है और आप उस मस्जिद में जिसमें गए हैं, आपने कितने नमाजी होंगे जिनके साथ आपने नमाज पढ़ी, उन सबको आपने एंडेंजर कर दिया। तो ये वो गैर जिम्मेदार शहरी हैं जिन्होंने, तो ये एक दूसरा मसला हमारे लिए था कि हमारी जो ड्यूटीज़ थी वो इतनी ज़्यादा एक्सपैंड कर गई थी, इतना बड़ा चैलेंज था, जाहिर है उसमें वर्किंग आवर्स बढ़ गए बहुत ज़्यादा। सही। तीसरा फिर इसके साथ ही साथ जो एक बड़ा चैलेंज था वो क्राइम का था। इसमें जो क्राइम हुआ वो बड़ा डेस्परेट था। अच्छा, मैं यही बात से पूछना चाह रहा था नबी कि ये जो बात इसमें कर रहे हैं, कि मेरा सवाल ये था कि जब ये सोशल डिस्टेंसिंग लोग घरों के अंदर है तो क्या इसका फ़ायदा क्रिमिनल्स ने उठाया? वो इस तरह से हुआ कि क्रिमिनल्स जो लोग निकल रहे थे, जहां वो पुलिस की प्रेजेंस नहीं देखते थे, वो कोशिश करते थे कि वो उनसे स्नैचिंग करें। मैं जो एक चीज़ यहाँ स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी हॉरिफाइंग भी है कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसे हो गए थे कि 3 घी के डिब्बे लेके एक बंदा जा रहा था, उसको डाकुओं ने उसको लूटने की कोशिश की, घी के डिब्बे, और उसने रेजिस्ट किया, वहाँ 3 लोगों को गोलियां लगी घी के डब्बों पे। जी, 2000 रुपया और साथ में घी के डिब्बे। अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे जा रही है कि लोगों को घी के डिब्बों पर मेरा ये बताने का मकसद ये है कि वो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, क्राइम को भी हमने कंट्रोल करना है, जो सिटीजन हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी को भी हमने प्रमोट करना है। अभी आने वाले दिनों में जब मार्केट्स में रश होगा, ईद के लिए फैमिलीज आएंगी, जो जाहिर है मार्केट्स भी अब आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप हो रही हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा, साहब किस तरह से क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? क्या मॉल्स खोले जाएंगे और लोगों का रश, चूंकि ईद भी है तो ये अवाम का जो जब में गफीर है इसको रोकना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो कुछ प्लानिंग इस हवाले से अभी की जा रही है या हो चुकी है? देखिए, गवर्नमेंट ने हमारे लिए सबसे पहला चैलेंज था रमजान में जो नमाज तरावी और जो बाकी नमाजें होती, उसको बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो एक मीटिंग थी, जो गाइडलाइंस हुई 20 पॉइंट्स की, उनको हमने इन्फोर्स करवाया। बड़ा अच्छा, आपने मसाजिद में देखा होगा हमारी 90% मसाजिद के अंदर वो SOP फॉलो हुई
اور لوگوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اسی طرح مارکیٹس کے حوالے سے بھی ہم مارکنگ کریں گے باقاعدہ. آپ نے اگر کوئی چیز پرچیز کرنی ہے تو آپ ایک اسپیسیفک ڈسٹینس پہ ہوں گے, وہ ساری چیزیں جو ایک تو اس ایس او پی کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو انفورس کریں. جی اچھا صاحب یہ بتائیں ڈومیسٹک وائلنس کے آپ کو واقعات رپورٹ ہوئے ویسے اس کی سچویشن کے اندر جو یعنی یہ میں آپ سے فگرز پوچھنا چاہتا ہوں کتنے اس میں سرچ تھا, میں اگر کہوں کہ 25% انکریز تھا ڈومیسٹک وائلنس میں, تو وہ بالکل اور یہ وجہ لاک ڈاؤن ہی رہی گھروں میں. مطلب now I don't know کہ it's funny, it's sad, کیا وقت ہے کہ نہ صرف وقت کی وجہ سے, میرے خیال سے ان امپلائمنٹ کی وجہ سے بھی جو ہے ایسے واقعات زیادہ ہوئے. میری اوپینین یہ ہوگی کہ یہ نیچرل اس وجہ سے تھا کہ دیکھیں ہمارے یہاں ایک تو آبادی بہت زیادہ ہے, جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے, ایک گھر میں اگر 10-12 لوگ رہ رہے ہیں اور بچے اور سارے آپ نے 3-4 کمروں میں بند کر دیے ہیں, تو 2-3-4 دن بعد لوڈو بھی ختم ہوگی, کیرم بھی ختم ہوگی, اب کرنا کیا, اب کریں کیا, اب کیا کریں, کیا کرنے کو کچھ بھی نہیں. نیچرلی وہ پھر فرسٹریٹ ہوتے ہیں بچے خاص کر کے, اور اس میں جو پیرنٹس ہیں جن کو خاص کر میل ممبرس کو عادت نہیں ہے گھروں میں اتنے عرصے تک رہنے کی. شروع میں تو 3-4 دن میں بڑا انجوائے کیا, بڑا اچھا ماحول تھا, بڑی خدمتیں ہوئی, لیکن ان 4 دن کے بعد پھر ظاہر ہے میل ممبرس کو عادت نہیں تھی, وہ بھی بور ہونا شروع ہو گیا. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ وہ, اور یہ ہوا ہے واقعی, یہ ہم نے بھی دیکھا, یہ ہوا ہے. اچھا جی, جان سے اجازت بھی ہم نے لینی ہے. ایک سوال لیکن ان سے ذرا کرنا ہے, افطاری سے ریلیٹڈ ہے, گھر پہ کر رہے ہیں افطاری؟ جی میں جب بھی موقع ملتا ہے, آج جیسا کہ ہے, آج میں نے بتایا ہوا ہے کہ جی آج گھر کروں. کووڈ-19 کی وجہ سے کچھ موقع زیادہ ملے, مواقع ملے گھر پہ افطار کرنے کے, یا عام روٹین ہی رہی آپ کی ڈیوٹی پہ جو باہر افطاری ہوتی ہے؟ نہیں, کووڈ میں تو چیلنج ذرا زیادہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے, تو میں اگر یہ کہوں کہ اس میں چونکہ پہلے دوسری جگہوں پہ بھی افطار ہو جاتی تھی, مختلف جگہوں پہ آپ افطار, لیکن اس میں ذرا وہ کم تھی, تو اس وجہ سے گھر میں آپ کہہ لیں کہ پہلے سے کوئی 20% زیادہ موقع مل گیا. شکریہ ادا کرتے ہیں. بالکل فیصل صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. آپ سے بہت اچھا لگا ویسے, اور لائٹ سائڈ دیکھ کے پولیس والوں کی وہ زیادہ ایکچولی اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. یہ فیس ہے, یہ فرنٹ کے اوپر ہیں, اگر یہی ماڈل ہمارے پاس ہے تو پولیس کا جو امیج ہے وہ اسی طرح کے جو آفیسرز ہیں وہی تو پھر تو لوگ زیادہ جائیں گے پولیس کے پاس. چلے جی, اسی نوٹ پر ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ کے آنے کا. ایک بریک لیتے جی. یہاں پہ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں ایس ایس سی آپریشنز لاہور ہمارے ساتھ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی اچھی گفتگو رہی ان کے ساتھ. کمرشل بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے, اپنی ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے. میں اور نبیہ آپ کے ساتھ ہیں, کہیں مت جائیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو نیو نیوز کی خصوصی نشریات پیغام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کی کہانی ہمارا بچوں کے ساتھ سیگمنٹ. اور بچوں, تم لوگوں کو پتہ ہے آج ہم تم لوگوں کو کس کی کہانی سنانے جا رہے ہیں؟ ایک قوم کی کہانی سنانے چاہ رہے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا تھا. یہ قوم عاد کی کہانی ہے. سنا ہے کبھی اس کے بارے میں؟ اچھا جی, تو یہ ایک قوم ہوا کرتی تھی جو کہ اپنی ذات پہ بڑا غرور کیا کرتی تھی, بڑا گھمنڈ کیا کرتی تھی. ان کے پاس بڑا مال و پتہ تھا, بہت پیسے تھے, لوگوں پر ہی بڑا ظلم کیا کرتے تھے, کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور بہت مال کمایا کرتے تھے. لیکن ان کا جو سارا مال تھا نا, وہ پتھر, مٹی اور پانی پر ہی خرچ ہوا کرتا تھا. یعنی کہ ان کو بڑے بڑے گھر محلات بنانے کا شوق تھا, جس پر یہ بڑا گھمنڈ کیا کرتے تھے, بڑا غرور کیا کرتے تھے, اپنے آپ کو بڑی طاقتور چیز سمجھا کرتے تھے. لیکن آپ لوگوں نے سب نے قرآن پاک پڑھا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ, غرور نہیں پسند. اللہ تعالیٰ کو عاجزی, انکساری پسند ہے. اور یہ لوگوں کے اندر ایک اور خامی بھی تھی کہ یہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو ایک ان پر ایمان نہیں لے کر آتے تھے. تو بڑی بھٹکی ہوئی قوم تھی, بہت سارے گناہ یہ لوگ کیا کرتے تھے, کافی ساری غفلت میں یہ لوگ ڈوبے ہوئے تھے. بڑے بڑے محلات بھی تھے. اچھا, اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا کہ اپنے مال کا حصہ نکالو, دوسروں کے لیے نکالو, عاجز رہو, گراؤنڈڈ رہو, ہمبل رہو. ماما بھی آپ کو یہ بتاتی ہوں گی, یہ سکھاتی ہوں گی, ہے نا, لوگوں کا خیال رکھو, ان پر رحم کرو. ایسی کوئی اچھی عادت ان قوم کے لوگوں میں ہرگز نہیں تھی. پھر چونکہ یہ غفلت میں جاتی جا رہی تھی, ڈوبتی جا رہی تھی, تو پھر تم لوگوں کو پتہ ہے نا کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کے لیے کس کو بھیجتا ہے؟ پروفٹ بھیجتے ہیں, اپنے میسنجرز بھیجتے ہیں مختلف وقتوں میں, تاکہ وہ جا کے ان کی رہنمائی کر سکیں. تو حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا کر اس قوم کے بیچ میں بھیجا اور کہا کہ ان کو رہنمائی دو. انہوں نے جا کے ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی. انہوں نے کہا کہ یہ دنیاوی مال کو چھوڑ دو, ان چیزوں کو غرق کر دو اور
अच्छा रास्ता अपनाओ, बुरे कामों को तर्क कर दो, अल्लाह ताला को एक मानो। उन्होंने इनका मजाक बनाना शुरू कर दिया उस कौम के लोगों ने। उन्होंने कहा कि हम क्यों तुम्हारे हुए खुदा को माने, हम क्यों ना अपने खुदा को माने। और समझ रहे हो, उन्होंने बिल्कुल भी उनकी दावत को कबूल नहीं किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बड़े मायूस हुए। उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग ऐसे नहीं करोगे तो अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब तुम लोगों पर आएगा, तुम लोग निस्तो नाबूद हो जाओगे। तो पता है उन लोगों ने क्या बोला? उन लोगों ने बोला कि हम भी देखना चाहेंगे कौन सा अजाब हम पर आता है। इस पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़ी मायूसी का इजहार किया कि अल्लाह किस कदर गफलत में डूबे हुए लोग हैं। उन्होंने बताया, कुरान पाक में भी जो बात लिखी हुई है कि बेशक असल इल्म तो अल्लाह जानता है और मैं तो सिर्फ डराने वालों में से हूँ। यानी कि अल्लाह का पैगाम लेकर वो तो आए ना, लेकिन उन्होंने पैगाम नहीं माना। उसके बाद क्या होता है कि जी वही होता है कि अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल होता है। एक बहुत दिन होते हैं वहाँ पर बारिश नहीं होती, बारिश रुक जाती है। अब लोग बारिश का वहाँ पर इंतज़ार करते रहते हैं। फिर जब काफ़ी महीने गुजर जाते हैं ना, तो एक दिन बादल का बहुत बड़ा टुकड़ा उस जगह पर, उस इलाके पर आता है। तो वो लोग खुश होते हैं पहले कि ये बादल यहाँ पर आया है और अब यहाँ पर बारिश बरसेगी और जो है वो हम लोग दोबारा से यहाँ पर फसल उगाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम होते हैं ना, वो ये देखते हैं कि जो ये बारिश, बादल का टुकड़ा है, ये इन पर अजाब बनकर आया है, ये रहमत बनकर नहीं आया है। और वही होता है, वो जो बादल का टुकड़ा आता है तो वो इतनी दर्दनाक हवा अपने साथ लेकर आता है कि जो उनके बड़े बड़े महलात, बड़े बड़े घर बने होते हैं, वो हवा, आंधी, तूफान इतना तेज चलता है कि जानवर हवा में उड़ के जाते हैं, लोग छतों के साथ लग जाते हैं, घर महलात गिर जाते हैं, हर चीज गो के निस्तो नाबूद हो जाती है, अल्लाह ताला का अज़ाब उन पर आ जाता है। तो पैगंबर भी यही बताकर गए होते हैं, लेकिन वो कौम नहीं सुनती है। तो इस वजह से अल्लाह ताला का उन पर, उनको अल्लाह मियां पनिश करते हैं। तो इस स्टोरी से हम लोगों ने क्या सीखा? अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचना चाहिए। हाँ, अल्लाह मियां को नाराज़ नहीं करना चाहिए और अल्लाह मियां के जितने भी मैसेंजर्स गुजरे हैं और उनकी बातें हमें माननी चाहिए, हमें उनसे लेसन सीखना चाहिए और हमेशा अल्लाह ताला से ही मदद तलब करनी चाहिए। और अल्लाह ताला को आजी, इनकिसारी, हम्बल होना, काइंड होना बहुत पसंद है। ठीक है, तो तुम लोग भी आज के बाद अपने अंदर काइंडनेस पैदा करोगे और हम्बल होगे। ठीक है, तो आई होप कि जो बच्चे घर में बैठे हमारी स्टोरी सुन रहे हैं उनको भी हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपनी ट्रांसमिशन को और आगे बढ़ाएंगे।